शुरुआत करेंगे उस एक शब्द के जिक्र के साथ जो आज लगातार चर्चा में बना है और इसकी बात हुई थी 15 अगस्त के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर में मौजूद रहते हुए जब स्वतंत्रता दिवस का अपना संबोधन दिया था तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो शब्द था दिमागी नक्सल। लेकिन आज उस एक शब्द ने सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और यहां से सवाल उठता है कि क्या सियासत में विरोध के नाम पर, कोरे विरोध के नाम पर राजनीति किसी भी दायरे को पार कर जाती है। अब ये सवाल क्यों मौजूद है, इसके लिए इतिहास के कुछ पन्नों को आइए पलटते हैं और आपको लिए चलते हैं करीब 13 साल पहले। तारीख थी 25 मई और साल था 2013 का। इसी साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने एक परिवर्तन यात्रा निकाली और 25 मई को सुकमा में रैली खत्म करने के बाद कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का काफिला जगदलपुर लौट रहा था। इस पूरे काफिले में लगभग 25 गाड़ियां और 200 से ज्यादा लोग शामिल थे। शाम था करीब 4 बजे का और ये काफिला गुजरता है झीरम घाटी के मोड़ और वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे सैकड़ों नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से ब्लास्ट किया और इस काफिले को रोककर चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन यह हमला बाकी के नक्सली हमलों से अलग था क्योंकि इसमें नेताओं का नाम पूछ पूछ कर उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया गया था। यानी कि यह हमला, झीरम घाटी में हुआ हमला, एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड टारगेट किलिंग थी और यह कांग्रेस के ऊपर किया गया सबसे बड़ा हमला था। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप का खात्मा झीरम घाटी में इन्हीं नक्सलियों ने किया था और इसमें बस्तर के कद्दावर नेता और नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम आंदोलन चलाने वाले महेंद्र कर्मा नक्सलियों के निशाने पर थे। उन्होंने बाकी लोगों की जान बचाने के लिए खुद को नक्सलियों के हवाले कर दिया और इसके बाद नक्सलियों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। तत्कालीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, नक्सलियों ने उन्हें अगवा किया और बाद में उनके शव जंगल में मिले। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल को इस हमले में कई गोलियां लगी। उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम ले जाया गया जहां पर 11 जून 2013 को उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही पूर्व विधायक उदय मुदलियार, सुरक्षाकर्मी, कई और भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस कत्लेआम में मारे गए। नक्सलियों के निशाने पर ये सब लोग आए। इस एक हमले में छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की लीडरशिप को सबसे बड़ा झटका लगा था और साफ तौर पर कहूं कांग्रेस की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया था छत्तीसगढ़ में। और उस दौर में भी बीजेपी नक्सल के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आई थी। लेकिन आज के भारत में हथियार उठाने वाले ये नक्सली तो इतिहास बन चुके हैं, लेकिन इनकी सोच, इनका माइंडसेट आज भी जिंदा है। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सोच को मिटाने की बात कही। लेकिन विरोध के नाम पर विपक्षी दल और विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेता खुद को बड़े गर्व से दिमागी नक्सल घोषित कर चुके हैं। ये कहते हैं, आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल। और सिर्फ इसीलिए वजह क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल से लड़ने की बात कही थी और वो भी तब जब बीजेपी ने इस दिमागी नक्सल की परिभाषा को भी सामने रखा था। प्रधानमंत्री ने इसकी परिभाषा भी बताई थी। इसके मुताबिक जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, दोज हु सपोर्ट नक्सलिज्म, और भारतीय संविधान को नहीं मानने वाले वो लोग हैं दिमागी नक्सल। जो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं, जो अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, वो हैं दिमागी नक्सल।
जिनके इरादे पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने के हैं, वो है दिमागी नक्सल। और आज जो पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम खुद को बड़े ही गर्व के साथ दिमागी नक्सल बताते हैं, आपको यह बता दूं कि उन्होंने खुद भी गृह मंत्री रहते हुए 2010 में दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का सबसे पहला इस्तेमाल किया था। और इसी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नक्सलवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया था। और फिर भी आज विरोध के नाम पर कांग्रेस खुद को नक्सल से जोड़ रही है। लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? तो ऐसे में यह सवाल क्यों ना उठे कि क्या विरोध के नाम पर, मोदी विरोध के नाम पर, बीजेपी के विरोध के नाम पर राजनीति उन ताकतों का साथ देते हुए खड़ी हो जाए, उसके लिए भी राजी हो जाए जो हमारे देश को तोड़ने की ख्वाहिश किया करते थे। क्योंकि जिस दिमागी नक्सल को मिटाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसकी जड़ों में ही देश को तोड़ने के विचार हैं। बीजेपी का कहना है कि दिमागी नक्सल वो है जो कश्मीर में धारा 370 का समर्थन करता है। और अब खुद को यही दिमागी नक्सल साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 का समर्थन करती हैं। लेकिन इसी आर्टिकल 370 के खत्म होने से जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया, या तो वो उन्हें नजर नहीं आता, या वो बदलाव देखना नहीं चाहती, या वो बदलाव उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। क्योंकि साल 2018 में जहां पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई, हर रोज ऐसी तस्वीरें आती थी जब पत्थरबाजी होती। लेकिन साल 2023 और 24 आया, यानी कि 370 के एब्रोगेट होने के बाद तो ये आंकड़ा घटकर 0 पर पहुंच चुका है। पहले अलगाववादी नेताओं के इशारे पर 2018 में 52 बड़े बंद हुए। अब पिछले कई साल में एक भी दिन संगठित हड़ताल या फिर बंद नहीं हुआ, आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बाजार, अस्पताल बिना किसी डर या फिर रुकावट के पूरे साल खुले रहते हैं। बच्चे मजे से स्कूल पढ़ने जाते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद पिछले कुछ सालों में आतंकी घटनाओं में लगभग 75 से 83% तक की कमी आई है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद साल 2018 के मुकाबले आतंकी हमलों में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मी और जान गंवाने वाले सिविलियंस की गिनती 2024 और 25 में अपने सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई। और बहकावे में आकर कश्मीरी युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने का ग्राफ अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर है, क्योंकि वहां से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के लिए महबूबा मुफ्ती को यह बदलाव भी मंजूर नहीं है और वो कहती हैं, हां मैं भी हूं दिमागी नक्सल। अब तक कश्मीर के बच्चों को यह पढ़ाया गया, जब वो स्कूली शिक्षा के लिए जाते हैं तो इससे पहले क्या होता था?
बच्चों के दिमाग में किताबों के जरिए जो बातें बताई जाती थी उसमें यह बताया गया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और यही माइंडसेट डेवलप होते होते जब ये बच्चे बड़े होने लगे तो पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सामने आती रहीं, जिसमें कुछ के सम्मिलित होने के प्रूफ भी मिले। लेकिन अब 370 के बाद, 370 के एब्रोगेट होने के बाद इसका एक व्यापक असर दिखता है। जैसे कि बदला क्या है, कश्मीर में क्या बदला? कश्मीर में पर्यटन बेहतर हुआ, कश्मीर में हालात सुधर गए, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं है, कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं, कश्मीर में जो लोग ब्रेन वॉश करके टेररिस्ट ग्रुप में लोगों को जोड़ते थे या उनसे ऐसे काम करवाते थे जो कश्मीर में अमन शांति को बर्बाद करते थे, वो केसेस अब कम हुए हैं। और खुद कश्मीर वासी हैं जो ये बदलाव महसूस कर सकते हैं, इसका फायदा उन्हें दिखता है, लेकिन कश्मीर वासियों को तो दिखता है। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में ये बदलाव नहीं दिखता, लेकिन मोदी का क्योंकि विरोध करना है तो विपक्ष खुद को दिमागी नक्सल कहने के लिए इस तरीके के फ्रिंजेंट एलिमेंट्स के साथ भी खड़ा हुआ नजर आता है। वो अगर दिमागी जिन्ना के कुंड में जो है वो फंस जाएगा तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। अब दिमागी नक्सलियों का जो झुंड है वो दिमागी जिन्ना के कुंड में घुसता जा रहा है और वो बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मैं भी दिमागी नक्सल हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी जिन्ना हूँ, मैं भी जो है वो दिमागी एंटी नेशनल हूँ, मैं भी दिमागी जो है वो देश के खिलाफ जो है वो देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन का धुरंधर हूँ। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है और इस प्रतिस्पर्धा में ये खुद ही चारों खाने चित हो रहे हैं, खुद ही जो है एक्सपोज हो रहे हैं। तो आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी को। साथ ही ये भी कहते हैं कि ब्लाइंड ऑपोजिशन टू अथॉरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रुथ। और यही वजह है कि आज सच्चाई को झुटलाकर सिर्फ विरोध के नाम पर विपक्ष दिमागी नक्सल बनने के लिए राजी खड़ा है। शायद आज ये कांग्रेस भूल चुकी है कि जिस नक्सल के तमगे को हासिल करने के लिए उसके नेता बड़े गर्व से आगे बढ़ रहे हैं, उसी नक्सल को कांग्रेस सबसे बड़ा आंतरिक खतरा मानती रही है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं और मुझे इस बात का गर्व है। हमारा ना लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन जब राजनीति में विरोध के मायने राष्ट्र विरोध की सीमाएं लांघने लगे, जब देश के अहित के साथ खड़ा होने लगे, तो लोकतंत्र के स्वस्थ ताने बाने पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगते हैं। आजादी का पर्व था, लाल किले की प्राचीर थी और वहां से उठी एक वैचारिक गूंज ने सियासत के उन स्याह पन्नों को फिर से खोल दिया जिन्हें शायद इतिहास के तहखाने में दफन हो जाना चाहिए था। ये विडंबना है कि वैचारिक विरोध की आड़ में राजनीतिक दल आज उन ताकतों के साथ खड़े होने से भी गुरेज नहीं कर रहे जिसकी जड़ें राष्ट्र की अखंडता पर आघात करती थी। वैसे भी कहते हैं दैट पेट्रियोटिज्म मीन्स टू स्टैंड बाय द कंट्री। और आज जब कुछ दल और नेता महज राजनीतिक विरोध के चलते खुद को दिमागी नक्सल और अलगाववादी ताकतों के पाले में खड़ा करने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो ये साफ हो जाता है कि सियासत अब जनसेवा से भटक कर, डिरेल होकर आत्मघाती महत्वाकांक्षाओं का अखाड़ा बन चुकी है।